हेलो एवरीबॉडी, इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष चौधरी और आज का हमारा टॉपिक है प्रियम्बल। प्रियम्बल को कहा जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले एक बहुत फेमस एडवोकेट रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री में, उनका नाम है एन ए पालकीवाला। एन ए पालकीवाला ये वही एडवोकेट हैं जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को फ्रेम कराने में। ये इंडिया के बड़े बड़े केस जैसे कि गोलकनाथ केस, आपका केशव नंद भारती केस, इन जैसे केसेस में रहे हैं। ऑलराइट, तो इन्होंने बोला था कि जो हमारा प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड है। किसका आइडेंटिटी कार्ड है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे हम ह्यूमन हैं, हमारा भी एक आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड है। वो क्या है? प्रियम्बल। प्रियम्बल को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए क्या होता है कि 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया जाता है और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये मूव किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये कहा जाता है कि देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठ तो गए हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो जो जो चीजें उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन थी वो सब आपको यहां पे प्रियम्बल पर देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं के एम मुंशी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। इनका बहुत बड़ा हाथ है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इन्होंने ये कहा था कि ये जो प्रियम्बल होगा ये क्या है, एक तरीके का होरोस्कोप है। किसका होरोस्कोप है? होरोस्कोप ऑफ आर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो हमारा इंडिया है जो कि सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, ये इसका होरोस्कोप है। ठीक है, आगे डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आइडेंटिटी कार्ड है या होरोस्कोप है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ के साथ यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो मैंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आप मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, हैवी डिस्काउंट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया, आप उसको फिल कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। एक और व्यक्ति थे सर अर्न्स्ट बार्कर। इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है? की नोट है। क्या है? की नोट है। ये सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए ये वाली लाइन किसने कही थी। अब क्या होता है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, एक ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे और एक आपको नेचर देखने को मिलेगा। ये बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए नेचर को आप कैसे समझाऊं, ऐसा हो सकता है कि जैसे दो व्यक्ति है ए और बी, इन दोनों व्यक्ति का नेचर अलग हो सकता है। सपोज ये मान लीजिए ये अच्छे काम करके पैसा कमाना चाहता है, ये बुरे काम करके पैसा कमाना चाहता है, दोनों का नेचर अलग है। लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? दोनों के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि गरीबों की मदद करनी है। ठीक है, तो उसी तरीके से इंडिया का जो नेचर है वो यहां पे एक्सप्लेन किया गया है प्रियम्बल के अंदर और साथ के साथ उस इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव है वो भी बताया गया है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए इंडिया के प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव जो प्रियम्बल है इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मैंने ऑलरेडी बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था। व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है कि इंडिया क्या है? सॉवरेन है। क्या है? इंडिया सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये तीन वर्ड मेंशन थे, लेकिन ये जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड है और साथ के साथ प्रियम्बल में एक जगह आपको मिलेगा इंटीग्रिटी वर्ड मिलेगा। ये जो तीनों वर्ड हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए थे बाय इंदिरा गांधी। इंदिरा गवर्नमेंट ने इसको ऐड किया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नाउ अब जो ये नेचर है, इन नेचर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है कि इंडिया आजाद है अपने कोई भी फैसले लेने के लिए। जब तक देश आजाद नहीं हुआ था तब इंडिया के सारे फैसले कौन लेता था? ब्रिटिशर्स लेते थे, यानी कि इंडिया सॉवरेन नहीं था। तो अब क्या है? इंडिया सॉवरेन है, इंडिया सारे फैसले खुद ही ले सकता है। लेकिन आप देखिए कि अगर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के टर्म में समझाऊं तो आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए बहुत सारी कंट्री है कहने को तो सॉवरेन है, जैसे पाकिस्तान। पाकिस्तान कहने
कहने को तो सॉवरेन है, लेकिन पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी पॉलिसीज उनके प्रेशर के बेस पे, कि मान लीजिए अमेरिका इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा या अमेरिका नाराज हो जाएगा या चाइना नाराज हो जाएगा, तो उनकी जो पॉलिसीज है वो उसके तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं। इन यानी कि जो थियोरिटिकल अगर हम पेपर वर्क की बात करें उसके अकॉर्डिंग वो सॉवरेन है, लेकिन इन प्रैक्टिस वो सॉवरेन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस होता है। लेकिन जब हम ये टर्म की बात करते हैं ना सॉवरेन की, इसका मतलब ये होता है कि देखिए वो अपनी मर्जी से ही तो कर रहा है, फिर भी कभी भी स्टैंड चेंज कर सकता है स्टिल। तो ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री को फॉलो कर रहा है, आज मान लो पाकिस्तान चाइना को फॉलो कर रहा है, कल को अमेरिका को कर सकता है, ठीक है, उससे अगले दिन किसी को भी कर सकता है। तो इस तरीके से सॉवरेन का मतलब होता है कोई भी कंट्री जब अपनी इंडिपेंडेंट हो, अपने सारे फैसले खुद से ले, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जिस कंट्री के अंदर गवर्नमेंट जो होती है वो क्या काम करती है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करती है, समाज के लिए काम करती है। जैसे इंडिया में एग्जांपल ले लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान है, उज्ज्वला योजना है, आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत स्कीम है। तो इस तरीके से अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, ये सब क्या है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। सेक्युलर कैसे? सेक्युलर का मतलब होता है कि देखिए स्टेट का यानी कि गवर्नमेंट का जो हम पे रूल कर रहे हैं वो स्टेट का कोई भी खुद का धर्म नहीं होगा, मतलब वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये वेस्ट में ओरिजिन हुआ था, खासकर यूरोप में। वहां पर जब स्टेट वर्सेस चर्च की डिबेट आई थी ना, वहां पर क्या आया था, स्टेट वर्सेस चर्च की जब डिबेट आई थी वहां पर यह डिसाइड हुआ था कि देखिए जो चर्च है वो स्टेट के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा और जो स्टेट है वो चर्च के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, एंड दिस इज हाउ वी कॉल्ड इट सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया है। लेकिन इंडिया के केस में आप देखिए, इंडिया सेक्युलर तो है बट इंडिया प्योरली सेक्युलर नहीं है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को निगेटिव सेक्युलरिज्म कहा जाता है, लेकिन इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है उसको कहा जाता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। क्यों कहा जाता है? देखिए वेस्ट में क्या है कि वहां पर सरकार अलग है और धर्म अलग है। अगर सरकार है तो सरकार का क्या काम है, गवर्नमेंट का क्या काम है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करना, और रिलीजन अलग है। अगर आप किसी भी धर्म के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, रिलीजन जो है वो ऑफेंड हो जाएगा। वहां पर सरकार क्या कहेगी, भैया हमें कोई लेना देना नहीं है धर्म से, क्यों? क्योंकि हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से वहां पर क्या हो सकता है, वॉयलेंस हो सकता है, क्लैश हो सकता है। ये सबसे बड़े एग्जाम्पल आपने देखे हैं यूरोप के अंदर, जहां पर कुरान से रिलेटेड आपने बहुत सारी चीजें देखी। आपने देखा कि वहां पर अभी रिसेंटली एक व्यक्ति को गोली मार दी गई कि अगर लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं वो कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं वहां पे, तो वहां की गवर्नमेंट कहती है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करेंगे, हम नहीं अरेस्ट करेंगे कि अगर आपके धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है। तो वहां पर इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा क्लैश। इसके लिए आप केस स्टडी कर सकते हैं, चार्ली हेब्डो का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, चार्ली हेब्डो को पढ़िएगा, ठीक है। नाउ इंडिया का पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कैसे है? इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आप किसी के भी धर्म के बारे में बोल के देखिए, कल को आप जेल में चले जाएंगे। अभी आप एक लॉ की स्टूडेंट थी, उसने कुछ बोल दिया था किसी धर्म के बारे में, तो उसको बंगाल पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी। तो यानी कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इंडिया में क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन स्टिल सेक्युलरिज्म है इंडिया में। आप देख सकते हैं आर्टिकल 25 से आर्टिकल 20 के बीच में ये जो डिफाइन करता है, ये इंडिया में सेक्युलरिज्म को डिफाइन करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक। इंडिया डेमोक्रेटिक कैसे है? देखिए डेमोक्रेटिक इस तरीके से है इंडिया कि इंडिया में जितनी भी पोजीशन है, जैसे मान ले प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, आपका प्राइम मिनिस्टर है, जितनी भी ऑफिसेज हैं सब इलेक्शन के थ्रू आते हैं। ऐसा नहीं है कि राजा महाराजा बैठ गए या उनका बेटा या उनकी बेटी आते रहेंगे, नहीं। हर 5 साल में री इलेक्शन होते हैं, या फिर मान लो बीच में रिजाइन कर दे तो भी री इलेक्शन होते हैं। तो हर पोजीशन के, हर ऑफिस क्या है, इलेक्टेड है। अब कैसे इलेक्टेड है, या तो डायरेक्टली इलेक्टेड है या इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। रिपब्लिक कैसे है? देखिए रिपब्लिक ऐसे है कि अगर मैं बात करूं आपका यूके का, यूके क्या है, मोनार्की है। यानी कि मोनार्की मतलब राजा महाराजा, राजा होगा, उसका बेटा उसकी बेटी, ऐसे फैमिली ही रूल करती रहेगी। लेकिन इंडिया में क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है। आज के टाइम पे कौन है हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट।
तो वो क्या है, इलेक्टेड है, कोई भी बन सकता है, कल को आप भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, मैं भी प्रेसिडेंट बन सकता हूं, कोई भी बन सकता है, तो इसलिए हम क्या, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक, दोबारा जनता का राज, ठीक है, याद रखिएगा, रिपब्लिक मतलब दोबारा जनता का राज, रिपब्लिक, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, नेचर हो गया। इंडिया का नेचर क्या है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो प्रियम्बल है उस वो क्या बताता है कि इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, न्याय देना, लोगों को न्याय देना, ठीक है, और लिबर्टी, आजादी देना, फ्रीडम, लिबर्टी और फ्रीडम एक साथ आप इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। इक्वालिटी प्रोवाइड कराना, साथ के साथ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ठीक है। तो जस्टिस आपको किस तरीके का जस्टिस मिलता है, जस्टिस मिलता है आपको, सोशल जस्टिस मिलता है, जैसे अनटचेबिलिटी बैन की गई है, आप जो है एससी एसटी कम्युनिटीज के साथ अगेंस्ट उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उनको ऑप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरीके का आपको सोशल जस्टिस मिला है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो ये सब क्या है, सोशल जस्टिस है। इकोनॉमिक जस्टिस की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक जस्टिस कैसे मिला है, जैसे मनरेगा स्कीम है, मनरेगा स्कीम एक तरीके का क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस है। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन क्या है, वो भी क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिला है, इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस कैसे मिला है, देखिए कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, एज में 18 साल से ऊपर है, वो वोट कर सकता है। कोई भी व्यक्ति 25 से अबव है फॉर लोअर हाउस एंड 30 एज से अबव है फॉर अपर हाउस, ठीक है, 21 से ऊपर है तो पंचायत इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, देखिए अगर कोई व्यक्ति जेल चला जाता है तो जेल जाने के बाद भी वो इलेक्शन लड़ सकता है, क्यों, क्योंकि उसका क्या है, ये उसका एक राइट है, ये पॉलिटिकल जस्टिस है ये। लेकिन इलेक्शन जीत भी जाता है तब भी वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकता जब तक वो जेल के अंदर है, ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए उसको सजा हो जाती है 2 साल से अधिक, 2 साल से अधिक, तो जो वो इलेक्शन जीता था वो क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा उसका इलेक्शन, ठीक है। बट जब तक सजा नहीं हो रही है तब तक तो वो इलेक्शन लड़ सकता है ना, तो ये क्या है, एक तरीके का पॉलिटिकल जस्टिस है। नाउ ये जो जस्टिस है ये हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन से, ठीक है। ये आइडियल्स कहां से लिए, रशियन रेवोल्यूशन से। तो याद रखिएगा 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस होते हैं जो कि हमने लिए हैं रशियन रेवोल्यूशन से, और वो कब हुआ था, 1917 में। इसके बाद 1922 में यूएसएसआर को बनाया गया था, और 1925 में इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो इकोनॉमिक लिबर्टी है ना, ये वाला, ये इकोनॉमिक लिबर्टी कहां पर मेंशन है, इकोनॉमिक लिबर्टी मेंशन है प्रियम्बल के अंदर एंड डीपीएसपी के अंदर। ये देखिए जस्टिस जो है ना, ये बेसिकली एक तरीके की इकोनॉमिक लिबर्टी ही है, ठीक है। और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 के अंदर भी मेंशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या, जस्टिस के बाद आता है लिबर्टी। लिबर्टी किस तरीके की, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 तरीके की लिबर्टी है। यानी कि आपको सोचने की आजादी है, जो भी आप सोच रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने की आजादी है, आप किसी भी धर्म में मान सकते हैं, ये बिलीफ रखने की आपको आजादी है, आप किसी भी चीज में फेथ रख सकते हैं और आप उसकी वर्शिप कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से ये जो है, जब आप देखेंगे आर्टिकल 25 से लेके 28 जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन है, ये आपको एक पावर देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म को ना मानना चाहे वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप नया धर्म पैदा करना चाहते हैं, इवोल्व करना चाहते हैं, उसको स्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये 3 चीज जो है ये आपको नया जो रिलीजन है, नई जो प्रैक्टिसेस है उसको भी इवोल्व करने के लिए, सेटअप करने के लिए परमिशन देता है। ऑलराइट, नाउ फ्रेटर्निटी की बात करें, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। तो फ्रेटर्निटी कैसे मिलती है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो इसमें आप कैसे समझेंगे फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा कैसे मिलता है। भाईचारा आपको मिलता है कि जो सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि आप अगर यूपी के सिटीजन है तो आप यूपी के साथ साथ इंडिया के हर एक कोने के सिटीजन हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के लिए आपको अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो आइडियल्स है ना, ये जो आइडियल्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कहां से लिए गए हैं हमारे प्रियम्बल में, ये लिए गए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ये रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 से 1799 के दौरान ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। अब ये एक वर्ड आता है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है, बेसिकली ये जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है ना,
ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो ये बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के लिए कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इट इज सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जब आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सोशल कैटेगरी के बेस पर आप जो है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जैसे कि मान लीजिए कोई फीमेल है, आपको पता है कि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर फीमेल्स को बहुत सप्रेस किया गया है, दबाया गया है उन्हें, तो उनके लिए क्या किया गया है कि जो फॉर्म्स है, एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, उसमें जो फीस है वहां पर क्या किया गया है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया, उनको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में वहां पर एडमिशन फीस वगैरह, ट्यूशन फीस, उनमें भी एग्जेम्पशन दिया गया है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इकोनॉमिक प्लस सोशल, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, नाउ लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी चीज करने जा रहे हैं, उसके लिए अगर आपको रोका जा रहा है, तो वो क्या है, वो क्या है, रेस्ट्रेंट है। लेकिन अगर ये रेस्ट्रेंट ना हो, आपको रोके ना कुछ भी करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। यानी कि आपको क्या मिल रही है, लिबर्टी मिल रही है। साथ के साथ जब आपको लिबर्टी मिलती है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसके लिए, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे कोई कोर्स करना है। मान लीजिए मैं कहीं पे एक बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाना चाहता हूं, स्टडी करना चाहता हूं। ठीक है, पर्टिकुलर कोर्स, अगर मुझे इस कोर्स को करने से रोक दिया जाएगा तो मैं ना ही ये कोर्स करके पढ़ पाऊंगा, और ना ही इससे जो सीखूंगा उससे खुद को डेवलप कर पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे रोका ना जाए तो मैं इसको पढ़कर और जो भी चीजें हैं वो डेवलप कर सकता हूं अपने लिए। जैसे मान लीजिए मुझे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ने दिया जा रहा, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक्स कैसे फंक्शन करती है? ठीक है, आया समझ? तो नाउ इक्वालिटी, इक्वालिटी कैसे मिलती है? इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। किसी भी व्यक्ति को अगर आपने स्पेशल प्रिविलेज दिया है, जैसे मान लीजिए एबोलिशन ऑफ टाइटल, अबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि पहले जो राजा महाराजा होते थे उनके नाम के आगे टाइटल लगता था, राजा महाराजा ये सब। अगर आपने वो टाइटल ही हटा दिया तो आपने क्या कर दिया, आपके जो उनके जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे उनको हटा दिया। इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी। अब आप सभी इक्वल हैं, आपके नाम से पता नहीं चलेगा कि आप राजा है महाराजा है, क्योंकि आपके नाम के आगे लगा ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। फ्रेटर्निटी की मैं बात करूं तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। ठीक है, भाईचारा। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। मैंने ऑलरेडी बताया कि फ्रेटर्निटी आपको कैसे मिलती है, जैसे सिंगल सिटीजनशिप। आप हर जगह कहीं पे भी चले जाइए, आप एक समान, एक ही माने जाएंगे, दैट इज इंडियन। नाउ यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये जो प्रियम्बल है, इस पे काफी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, काफी सारे। जैसे ही 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, उसके बाद ये डिबेट स्टार्ट हो गई कि ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ केसेस आए थे, जैसे कि सबसे पहला केस आया था बेरूवरी वर्सेस यूनियन। ठीक है, 1960 में। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जो प्रियम्बल है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन वहीं पर जब केशवनंद भारती केस का जजमेंट आता है 1973 में, और ये सबसे बड़ा केस था जिसमें सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी 13 जजेस की, और ये कहता है, और साथ के साथ एसआर बोमाई केस आया था 1994 में, इसमें भी ये कहा जाता है कि ये जो प्रियम्बल है ना, ये प्रियम्बल क्या है, ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो याद रखिएगा कि अभी क्या है कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं, तो यस, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आपसे यह भी पूछ सकता है कि किस केस में मना किया गया था कि ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो याद रखिएगा दैट इज बेरूबरी वर्सेस यूनियन का केस। ठीक है, नाउ बी आर अंबेडकर ने यह कहा था कि ये जो आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में किसमें, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 32 है, ये क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो प्रियम्बल है, ये क्या है, पीएस पेपर है। ठीक है, ये क्या है, पीएस पेपर है। और कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सेक्रेड डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बताया, सेक्रेड डॉक्यूमेंट बताया, एक धार्मिक, एक तरीके से धर्म की तरह बताया गया है, वो भी याद रखिएगा।
एक चीज और मैं बता दूं कि आपसे कभी कभी पेपर में यह भी पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारा नेचर मेंशन किया गया है ना प्रियम्बल में, इस नेचर का को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो पहले क्या है, कौन सा वर्ड है, सबसे पहले सॉवरेन है, उसके बाद सोशलिस्ट है, उसके बाद सेक्युलर है, उसके बाद डेमोक्रेटिक है, उसके बाद रिपब्लिक है। ये 5 वर्ड क्रोनोलॉजी में आपको याद करने पड़ेंगे। और साथ के साथ माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रिफ्लेक्ट इन प्रियम्बल, जिन्होंने भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, चाहे उसमें आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, डीपीएसपी देखेंगे, और भी सारी चीजें हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं वो आपको कैसे दिखने को मिलते हैं, वो आपको सब प्रियम्बल में देखने को मिल जाएंगे। मैंने नेचर एंड ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन किया है ना, तो नेचर एंड ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ के साथ यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो मैंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आप मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, हैवी डिस्काउंट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया, आप उसको फिल कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा।